हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, सारे जितने भी मॉडल दिए गए थे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वो सारी चीजें हमने पढ़ी। और उसमें हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उस वक्त आया जब सब एटॉमिक पार्टिकल भी डिस्कवर हो चुके थे। मेरी बात ध्यान से सुना। 1900 से पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, 1897 से पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं आया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ शेल के बारे में पता था। शेल को फर्दर सब शेल में डिवाइड किया गया, ऑर्बिटल में कहा गया, और ये बात बोली गई कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ रही। देखिए आप इसको यूं समझिए, मेन क्या होती है? शेल होती है। शेल से भी छोटी सबशेल, और सबशेल में क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखी जाए, इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि आज हम बात करें सोडियम की। आज सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। पहले सिर्फ शेल के बारे में कहा जाया करता था। ये कहते थे कि पहली शेल में भी अगर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहली शेल है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। बोहर मॉडल के हिसाब से बात की जाए तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए सोडियम के, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया। शेल के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 2, 8 एंड 1। लेकिन जैसे ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया गया, उसके बाद जब ये कही गई बातें कि शेल को फर्दर सब शेल में और सब शेल को ऑर्बिटल में डिवाइड किया जाता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, तब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ी। और आज हम जानते हैं कि जो शेल है, आज मान लीजिए फर्स्ट शेल है, ये मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपको डिटेल से बताया। पहली शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है, वो है एस। अच्छा, मैं पहले शेल के बारे में बता देता हूं। शेल 1 से लेके 7 है, सब शेल 4 है, एक एस, पी, डी एंड एफ। अच्छा, ऑर्बिटल एस के अंदर 2 है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है, डी में 5 ऑर्बिटल है और एफ में 7 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पास। याद रखिएगा, हम इन्हें ही यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए। जो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के अकॉर्डिंग 2, 8 एंड 1 लिखी जाया करती थी, अब उसे लिखा जाने लगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। देखिए मैं एक्सप्लेन तो बाद में करूंगा कि कैसे आई, पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो सीधा हम देखिए। ये आगे जो आपको चीज दे रखी है ये शेल है, और ये एस, एस, पी, इनकी बात करें तो ये आपके पास सब शेल है। इसका मतलब ये हुआ, वन का मतलब ये हुआ फर्स्ट शेल का एस सब शेल। जब 2s लिखा जाता है इसका मतलब ये है सेकंड शेल की एस सब शेल। जब 2p लिखा जा रहा है इसका मतलब ये है सेकंड शेल का p सब शेल। ऐसे ही देखिए, फर्स्ट में एक ही सब शेल है जिसको मैंने कहा s, सेकंड शेल में 2 है s और p। ऐसे थर्ड शेल की बात करूं 3 है s, p एंड d। फोर्थ शेल की बात करें 4 सब शेल है 4s, 4p, 4d एंड 4f। और ये जो सब शेल है 4 ही डिस्कवर है। फिफ्थ की भी बात करूंगी आप तो 5s, 5p, 5d एंड 5f, यही सब शेल है। अब इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन सब शेल के हिसाब से बनने हैं। पहले शेल के हिसाब से भरा करते थे, ये कह देते थे पहली शेल में 2 है, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तीसरी में 1। जबकि अब सब शेल के हिसाब से बनना है कि पहली शेल के एस सब शेल में 2 भरे हुए हैं, दूसरी शेल की एस सब शेल में 2 भरे हुए हैं, तीसरी शेल के पी में 6 भरे हुए हैं, दूसरी शेल के पी में 6 और जबकि तीसरी शेल के एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम आता है
तब आप इलेक्ट्रॉन को सब शेल में फिल करके दिखाना होता है, और जबकि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ शेल की बात किया करते थे, सब शेल का जिक्र नहीं करते थे। तो सुनिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कुछ रूल दिए गए, और उन रूल में सबसे मेन रूल जो है वो है आपको प्रिंसिपल, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आपको प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल में क्या बात कही गई, सुनिए। ये बोला गया कि जब आप किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को सबशेल में फिल करते हो, तो फिल करने का क्राइटेरिया क्या होगा? कहते हैं पहले इलेक्ट्रॉन को सबशेल में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, सक्सेसिवली ऑर्डर के अंदर, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाली सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसके हिसाब से बात करें तो देखिए, जो पहली शेल है उसमें सिर्फ एक ही सबशेल है, वो है एस, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरे शेल में एक एस और एक पी, ये हुआ 2s एंड 2p। तीसरे शेल में एस, पी और डी, तीन सबशेल है। फोर्थ शेल में एस, पी, डी एंड एफ, ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पेस देके आप लिख लीजिए। फिफ्थ शेल में एस, पी, डी एंड एफ। सिक्स्थ शेल में एस, पी, डी एंड एफ, क्योंकि मैंने कहा चार से ज्यादा डिस्कवर ही नहीं है। और सेवंथ शेल में एस, पी, डी एंड एफ, ये हुई सारी सबशेल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखी जाती है, देखिए आप इसे डायगोनली काटते चलिए ऐसे, तो जो कटता जाए वो लिखते जाइए। तो सबसे पहले कौन आया? 1s। सबसे पहले कौन आया? देखिए 1s। जो पहले कटेगा इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी कम है। अब सेकंड नंबर पे देखिए, पैरेलल चल रहा है आपने, कौन कटेगा? 2s। उसके बाद चलते जाइए आगे 2p 3s, फिर चलते जाइए 3p 4s। देखिए जो कटते जाए लिखते चलिए आप। सेकंड नंबर पे कौन आया? 2s। फिर आपके पास है 2p, फिर आपके पास है 3s, नेक्स्ट आपके पास है 3p, और 3p के बाद पहले आपके पास है 4s। 4s के बाद देखिए 3d, 4p, 5s। अब कौन है नेक्स्ट? 3d, 4p, 5s। याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4d, 5p, 6s। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 4d, 5p एंड 6s। आप 7s तक लिख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट आपके पास आएगा देखिए 4f, 5d, 6p, 7s। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है? नेक्स्ट 4f, 5d, 6p एंड 7s। देखिए अब इसका क्या करता है, ये सुधार करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1s की एनर्जी सबसे कम है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो सबसे पहले 1s सबशेल में भरा जाएगा, उसके बाद सेकंड शेल के s में, फिर सेकंड शेल के p में, फिर थर्ड शेल के s में। ये जो आपने रेशो बनाई है ये आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, और आपको प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसकी एनर्जी कम है
पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा और यहाँ से क्लियर है कि 1s की एनर्जी कम है, फिर 2s की उससे ज्यादा, 2p की उससे ज्यादा, 3s की उससे ज्यादा। इस तरीके से आपके पास ये सीक्वेंस। अभी हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे थे, उसी के हिसाब से मैं चलता हूं। देखिए आपके पास मान लीजिए सोडियम जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 आपको उससे फिल करना है। ध्यान से देखिए टोटल 11 कैसे। अच्छा एक और बात याद रखिए, एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। अब देखिए आपके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आप सबसे पहले किसमें भरेंगे, 1s। जैसे मैंने कहा s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, सिर्फ 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आपने s में फिल कर दिए। 1s में फिल करने के बाद नेक्स्ट कौन है, 2s। और s में मैंने कहा 2 से ज्यादा भर नहीं सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां भर दिए। अब देखिए 2p, p में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 6, तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए। टोटल आपके पास 2 2 4 एंड 6 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने, 11। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा और वो किस में जाएगा, लास्ट। इससे बाद 3s है, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ऐसे मान लीजिए कि आपको क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन दे दी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। आप 17 इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करिए। देखिए पहले आप 1s में भरेंगे तो किसकी एनर्जी कम है, दैट इज 1s2। फिर 2s में भरेंगे 2s2, फिर 2p में भरेंगे 2p6, फिर 3s में भरेंगे 3s2। अब टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 2 4 6 10 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपके पास 5 बचे हैं और नेक्स्ट है 3p में टोटल 6 आ सकते थे, लेकिन है ही 5, तो हमें 5 रखें। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखिए जरूरत पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं इसकी। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको कोई और कह दिया और सपोज करिए आपको जिंक दे दिया। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, आप 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 30 इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p6, टोटल काउंट करते रहिए। देखिए 2 2 4 6 10, 3s2 3p6 4s2, यहाँ हुए 20 और नेक्स्ट हमारे पास 3d और d में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, टोटल हुए 30। कर दीजिए। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया, कौन सी सबशेल में भरा, सबशेल थी s। Cl में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया था, देखिए p में। ऐसे जिंक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया था, देखिए d में। ये जो sp_d जो आप पीरियोडिक टेबल में sp_d ग्रुप एलिमेंट बोलते हो, इन्हीं के बेस पे नाम रखे गए थे। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में भरा जाता है, उसी एटॉम को उसी ग्रुप में प्लेस किया जाएगा। अब कैसे, कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड होगा वो मैं बाद में समझाऊंगा, जब पीरियोडिक टेबल आपको बता रहा हूं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सोचिए, क्योंकि टॉपिक ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठाया है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। पहला रूल है आपको प्रिंसिपल, जिसमें ये बात बोली गई कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे तो पहले उस सबशेल में भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, और फिर उसमें भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी। ये आपको यह एक्सप्लेन कर दिया। और आप ध्यान से देखिए, मैंने ये जो चीज बनाई है ये एनर्जी की सीक्वेंस निकालने के लिए बनाई है, पर क्वेश्चन ये होता है कि ये एनर्जी का ऑर्डर आया कहां से। या तो चलो हमने डायग्राम बना के कर दिया, किसी रूल के अकॉर्डिंग पता लगा होगा कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s की उसके बाद, 2p की उसके बाद। मतलब आपको प्रिंसिपल में जो ये सीक्वेंस दी गई, उस सीक्वेंस का बेस क्या है, इसके लिए एक रूल दिया गया जिसे मोहरबरी रूल कहते हैं, जिसे n+l रूल बोलते हैं। जो क्वांटम नंबर था वहां n और l मैंने समझाया था, और यहाँ पर इन शॉर्ट आपको बताता हूं कि कैसे मोहरबरी रूल ने जो सबशेल है उनकी एनर्जी को एक्सप्लेन किया था। देखिए आप ये सीक्वेंस रखिए, मैं नेक्स्ट आपको रूल समझाता हूं, क्योंकि इन रूल पे भी क्वेश्चन आता है आपका।
नेक्स्ट देखिए, मेरे पास है बोहर बरी रूल। इसी रूल को n+l रूल भी कहा जाता है। n यहां पर क्या चीज है? n यहां पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे वो है, और l यहां पर क्या है? l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए ये सीक्वेंस कहां से आई, मैं समझाता हूं। बोहर बरी रूल में क्या बात बोली गई थी, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा आप जिस भी सबशेल की बात करते हो, इन्होंने दो मेन बातें कही। पहली बात कि आप पहले n+l की वैल्यू निकालिए, जिसके n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम, जिसके n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा। मतलब n+l की वैल्यू डिसाइड करती है एनर्जी ऑफ सबशेल। ये देखिए n+l लो है, इसका मतलब एनर्जी लो है। एनर्जी क्या है? लो। n+l बढ़ता जाएगा, एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे इस पॉइंट को मैं समझाता हूं कैसे कहा। मैं पहले 1s के लिए, पहले किसके लिए चलता हूं? और 1s। यहां ध्यान से सुनना, मैं l की वैल्यू लिख के देता हूं। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, और f के लिए l की वैल्यू होती है 3। सिर्फ आपको ये चार वैल्यू याद रखनी है, सारा यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ का 1s, जो आगे लिखा है वो n है, तो n की वैल्यू इसकी क्या हुई? 1। s की वैल्यू मैंने क्या कहा था? l की 0, तो इससे l की वैल्यू क्या हुई? 0। तो आपके पास n+l की वैल्यू क्या हुई? n+l की वैल्यू आपके पास आई 1+0 मतलब 1। अभी देखिए, अब मैंने बात किस लिए ली थी? 2s के लिए। 2s के लिए n कितना है? 2। l कितना है? s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। n+l क्या आ गया आपके पास? 2+0, तो आपके पास वैल्यू आ गई देखिए 2। नेक्स्ट देखिए आपके पास 2p। 2p में वैल्यू देखिए 2, n की वैल्यू है 2, p के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो यहां क्या है आपके पास? 2+1 = 3। नेक्स्ट देखिए 3s। इसमें n की वैल्यू क्या हुई? 3, और s की वैल्यू क्या हुई? 0, और ये वैल्यू आपके पास आई 3+0 = 3। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट यहां दिया है। पहला पॉइंट तो साफ आ गया, n+l की वैल्यू निकाल लीजिए। जिसकी n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा। इस हिसाब से 1s की n+l की वैल्यू आई 1, तो इसलिए सबसे पहले इसको लिखा, फिर 2s की 2, इसलिए इसकी बारी आएगी। अब क्वेश्चन ये उठता था, ये देखिए कि कल को ऐसा हो जाए कि दो सबशेल आपके पास हो और दोनों की n+l की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो क्या करेंगे? ये देखिए, तो इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया कि अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो क्या करना है। मैं इसको साफ करके आप दूसरा रूल बताता हूं। देखिए यहां सेकंड पॉइंट दिया गया। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया अगर दो सबशेल एट सेम n+l, अगर मान लीजिए n+l की वैल्यू क्या आ जाए? c, तो आपको क्या करना है? तो हायर वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा हो, हायर वैल्यू ऑफ n हैज हायर एनर्जी, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा। ये देखिए, तो n डिसाइड करेगा। देखिए इन दोनों केस में देखो, इन दोनों केस में n+l क्या आ गया? दोनों का सेम आ गया। यहां कहा था कि दो चीजें अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे इसमें आ गई, तो जिसका n का मान बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां से क्लियर क्या होगा कि 2p की एनर्जी क्या है? कम है, इससे 3s। तब हमने क्या किया? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s लगाया। तो देखिए पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। ये सीक्वेंस कहां से आई है? यहां से आई है, इस रूल से आई है, और इस रूल को बोहर बरी रूल कहा जाता है। ये आपके सामने है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए दूसरा रूल ये था। अब मैं तीसरे रूल की बात करता हूं। टोटल 4 रूल दिए गए थे। देखिए मैं तीसरे रूल को डिस्कस करता हूं। तीसरा रूल हमारे पास है Hund's rule of maximum multiplicity देखिए जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है इसका भी अपना एक मतलब है, बाद में डिस्कस करूंगा कभी, पहले यहाँ रूल समझा देता हूं। सुनिए, इसमें ये कहा गया कि अगर कोई ऐसी सबशेल है जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये मान लीजिए पी सबशेल है और आपको पता है पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। ये मान लीजिए डी सबशेल है तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। ये देखिए ये सबशेल मैंने कौन सी बना दी, डी। मान लीजिए कि आपको पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और आपने ऐसे भर दिए 1 2 3 4। ये बात गलत है। इन्होंने ये कहा कि अगर एक से ज्यादा सबशेल किसी के सबशेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल है और आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले आप सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, मतलब सबसे पहले आप उसे हाफ फिल्ड करोगे। तो एक फिर ये देखिए एक, मतलब जब वो हाफ फिल्ड हो जाए, मतलब पैरेलल स्पिन से पहले हाफ फिल्ड करोगे, जब वो हाफ फिल्ड हो जाए तब आप क्या करोगे, तब आप इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे। पेयरिंग आप बाद में करवाओगे जब हाफ फिल्ड हो चुका होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं। इसका मतलब क्या था, कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे रखा, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी स्पिन के ऊपर घूमता है, स्पिन के ऊपर घूमता है, इसकी स्पिन को माना जाता है हाफ। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दिया तो इसकी स्पिन को माना जाता है हाफ। देखिए स्पिन ये, तो रूल कहता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैं भी समझाऊंगा इस बात को, बस इस बात को देखते जाइए। मान लीजिए डी है तो डी में मान लीजिए आपको 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप 7 ऐसे नहीं भर सकते, आप 7 ऐसे नहीं भर सकते, 6 और 7 ऐसे नहीं भर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये हुए 5 और ये 6 और ये हुए 7। यहां ये सही है। अब तो इस रूल को पहले सिंपल समझो, तो ये समझ लीजिए कि ये रूल क्या है। ये रूल ये कहता है कि अगर कोई सबशेल ऐसी है जिसके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनको हाफ फिल्ड करना पड़ेगा, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा पैरेलल स्पिन से। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करवानी है। पेयरिंग करवानी है तो उससे पहले आपको हाफ फिल्ड करना पड़ेगा। रूल ये कहता है। अब बात ये चल रही थी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका क्या मतलब है, इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको स्पिन की, वो मैं समझाता हूं। देखिए क्या ये रूल क्या था, तो ये क्वेश्चन आता है कि इसको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्यों कहा जाता है, इसलिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्पिन क्या है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्पिन क्या है। इलेक्ट्रॉन जब आप ऐसे बढ़ते हैं उसकी स्पिन है हाफ, ऐसे बढ़ते हैं उसकी स्पिन है माइनस। देखिए मान लीजिए कि आपके पास पी में 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जैसे पहले एग्जांपल लिया, ये देखिए आपको पी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मैंने दोनों तरीके से भर के दिखा। ये देखिए एक बार तो 4 मैंने ऐसे भर दिए और एक बार 4 मैंने ऐसे भर दिए। पहले हाफ फिल्ड किया, उसके बाद पेयरिंग की। ये देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। देखिए इसमें एक रूल आया मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1। इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी।
मल्टीप्लिसिटी, इसको बोला जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखो एस की वैल्यू मैंने यहां बता दिया आपको क्या क्या, तो यहां से देखिए इस इलेक्ट्रॉन की एस की वैल्यू क्या हुई हाफ, दूसरे वाली की क्या होगी माइनस, इसकी क्या हुई प्लस हाफ, इसकी क्या हुई माइनस। अब देखिए आपको एस यहां पर क्या है, एस इज टोटल स्पिन, एस यहां पर टोटल स्पिन, टोटल स्पिन। तो देखिए इसमें टोटल स्पिन क्या हुआ हाफ, फिर माइनस हाफ कैंसिल, हाफ माइनस हाफ कैंसिल, इसकी टोटल स्पिन की वैल्यू क्या है 0। यहां देखिए इसकी हाफ, ये माइनस, ये फिर हाफ प्लस की, ये भी हाफ प्लस, इसकी स्पिन कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया हाफ हाफ हाफ, मतलब वन एंड हाफ में से हाफ गया, ये आ गया 1। तो यहां आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन क्या आई है 1। अब देखो मल्टीप्लिसिटी निकाल के देखो, पहले वाले केस में मल्टीप्लिसिटी क्या है, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s प्लस 2। पहले केस में s की वैल्यू क्या है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 मतलब 0, 0 प्लस 1 मतलब 1। दूसरे केस में देखिए 2s प्लस 1, s की वैल्यू क्या है 1 है, ये देखिए प्लस 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। अब बताइए मल्टीप्लिसिटी ज्यादा किसकी है 3 है, तो यहां ये कहा गया था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कहता है इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ज्यादा से ज्यादा आएगी। और इस केस में देखो या तो क्या आ सकती थी, या आ सकती थी 1, या आ सकती थी 3, तो सही कौन सा होगा 3 वाला होगा, मतलब ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपकी सही। इसको बोला गया था हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, कोई डाउट तो है। लास्ट रूल देखिए, लास्ट रूल हमारे पास है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान से देखिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली जो हम एक और जैसे देखिए आपने एस में इलेक्ट्रॉन भरना है, आप एस में इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देते हो, एक ऐसे और एक ऐसे, तो दोनों अपोजिट स्पिन के भरते हैं, ये एक रूल है तो भरते हो आप, उस रूल को कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसमें साफ साफ कहा गया कि अगर किसी ऑर्बिटल में कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भीतर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, वो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, वो भी क्या होना चाहिए अपोजिट स्पिन, उनकी स्पिन भी क्या होनी चाहिए अपोजिट होनी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 भर सकते हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन आपने ये भर दिया तो इसकी स्पिन क्या होगी प्लस 7, दूसरा अगर इसमें भरना है तो अपोजिट स्पिन का भी होगा मतलब माइनस। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और वो भी दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे जो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो सेम नहीं आती। इसमें साफ साफ बोली गई थी कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो ही नहीं सकते, एक एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो ही नहीं सकते जिसके 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और एक क्वांटम नंबर तो आपको अलग करना ही पड़ेगा, वो है स्पिन। अगर 3 चीज सेम भी है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए देखिए इसमें ये भी बात बोली गई थी कि एक एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके 4 क्वांटम नंबर सेम हो। इसको समझाता हूं, मान लीजिए आपके पास 3s एक सबशेल है और इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं और आपने लिख दिया 3s2। अब s सबशेल में तो s ऑर्बिटल है, देखो s, और इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, एक s और एक s। 2 केस हो सकते थे, एक ऐसे भर देते और एक दोनों सेम स्पिन के भर देते, एक ऐसे एक ऐसे। ये गलत क्यों है समझाता हूं, देखिए जब आपको ऐसे कोई चीज लेके दी जाए तो n की वैल्यू तो वो होती है जो आगे है, तो आगे क्या है 3 है, तो n की वैल्यू तो भी 3। l की वैल्यू सबसेट डिसाइड करती है, सबसेट कौन सी है s कह रहे हैं, s की l की वैल्यू होगी 0, n की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, l 0 है तो n भी क्या है 0।
अब बात आ गई स्पिन की। देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, प्लस की हाफ। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, इसका भी एंड, ये भी उसी शेल में है, ये भी उसी सब शेल में है, ये भी उसी ऑर्बिटल में है, लेकिन इसका स्पिन क्वांटम नंबर बदल गया। देखो माइनस। आप ध्यान से देखो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में 3 क्वांटम नंबर सेम है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। अगर ये भी सेम हो जाता तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाते। देखो जैसे इस केस में, देखो इस केस में शेल कौन सी है, थर्ड। सब शेल कौन सी है, एस है, तो 0। एस में एक ही ऑर्बिटल होता है तो 0। स्पिन क्या हुई, पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हुई, प्लस हाफ। अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए, वो भी क्या है, 3 0 0 एंड प्लस हाफ। इनके तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, और चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए तो आइडेंटिटी क्या देगी, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा, पता नहीं है। अब तो पता है इसकी आइडेंटिटी, ये कोई चारों क्वांटम नंबर बता दे तो आप कह दो इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये चारों क्वांटम नंबर कोई आपको देगा तो आप कह देंगे इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो यहां इन्होंने बात कही थी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई दो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम में चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक क्वांटम नंबर तो जरूर चेंज होगा, वो कौन है, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसलिए इसमें कहा गया था कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी जरूरी है, और चार इसीलिए चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। कहते हैं अगर कोई ऐसा केस आ भी जाए, ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा कोई पॉसिबल है, तो इस कंडीशन को एक्सक्लूड करोगे। ध्यान से देखो, एक्सक्लूड, एक्सक्लूजन का मतलब है बाहर निकाल देना। ऐसे ये कंडीशन आ रही है कि कोई क्वांटम नंबर अगर चारों सेम आ रहे हैं तो ये कंडीशन आप कभी भी नहीं लोगे, जिसको बोला जाता है ओनली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देख लीजिए, ये चारों क्वांटम नंबर, सॉरी ये चारों के चारों प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड थे। और आज मैंने आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी बातें थी आपको सारी की सारी बता दी। बस एक छोटी सी बात और इसी के साथ ये चैप्टर में पहले यही ये लेक्चर में यहाँ पूरा कंप्लीट करूंगा, क्योंकि क्वांटम नंबर्स जो सॉरी नया पीरियोडिक टेबल शुरू करने में उसमें फिर दोबारा से ज्यादा टाइम लगेगा, उसको अलग वीडियो में बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्फ़िगरेशन कोई भी लिखनी हो आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया सपोज करो आयरन 26 है, आप देखिए इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट कीजिए, 1s2 2s2 2p6 26 करने आपको, 26 करने, ये हुए 10। नेक्स्ट आपके पास कौन है, 3s2 3p6, ये हुए 18, 4s2 ये हुए 20। अब आपके पास 6 बचे हैं और आगे आएगा 3d, इसलिए आप रखोगे 3d6। ये देखिए, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। ये देखिए, मैं आपको अभी यहां से बता सकता हूं कि ये नई पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। ये है 4th पीरियड में और ये है 8th ग्रुप में। अब ये कैसे पता लगा कि कौन सा किस पीरियड में है, कहां है। अगर इसकी बात करूं, ये है 3rd पीरियड में 1st ग्रुप में। इसकी बात करूं 3rd पीरियड में 17th ग्रुप में। अगर आप जिंक की बात कर रहे हैं तो ये है 4th पीरियड में एंड 12th ग्रुप में। ये कैसे पता लगता है, देखते ही कैसे पता लग जाता है, तो उसके लिए भी आपको कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत होगी। और नया पीरियोडिक टेबल इसी के हिसाब से बनेगा कि किस पीरियड में किस ग्रुप में किसको रखा जाएगा, उससे पूरा पीरियोडिक टेबल बनेगा। तो कैसे पूरा पीरियोडिक टेबल बनना है, कैसे बनेगा, इस बात को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज मैंने आपको जो चीज बताई थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बेस रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना था एटम के नंबर पे बेस था, मास नंबर पे नहीं था। तो अगला क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, इसलिए नए मॉडल के बारे में हम इससे आगे वाले लेक्चर में डिस्कस